बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे। तमाम देखने वालों को पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी तस्वीर बदलने के करीब है। दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं और जो सिक्योरिटी हालात हैं वो बड़े मखदूश हैं, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी आवाम को इस हाल में छोड़ कर चले जाना चाहते हैं पाकिस्तान से। ताजिर हों या फिर अगर आम आवाम की बात करें, महंगाई की बात करें, तो कुछ भी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के हाथ में नजर नहीं आ रहा, कुछ भी इस वक्त काबू में नजर नहीं आ रहा। हुकूमत बस अदालत और तहरीक इंसाफ को देखने के अंदर मसरूफ है। तरजीहात क्या है हुकूमत की? जिन इस्लाहात के बार बार बात हम सुनते रहे इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन से पहले, पीडीएम के दौर के अंदर जिन इस्लाहात के ऊपर जोर दिया जाता रहा, वो इस्लाहात आखिर कब होंगी? क्या वाकई ये जो बात की जाती है कि रियासत के लिए सियासत कुर्बान की गई, क्या वाकई ऐसा हुआ है? इसके ऊपर हम आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, आपका तजिया लेने से पहले मगर आपकी इजाज़त भी मुझे दरकार होगी, एक छोटा सा क्लिप है, चूंकि मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू की है। बड़े संजीदा मिजाज के नफीस आदमी इरफान सदीकी साहब, जो उनके हालात सेहत के बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं बता रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि इरफान सदीकी साहब बड़े संजीदा आदमी हैं, तो मैं समझा नहीं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आसमा शिराजी जो हमारी कुलीग है, मैं सोच रहा था कि उनसे फ़ोन पे करके पूछूं कि ऐसा कौन सा प्रेशर कुकर है मियाँ साहब के जो कि अंदर से फट जाएगा। फ़िलहाल तो उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। लंदन अब बताया जा रहा है कि जाने वाले, हो सकता है वो चले जाएं। बेटी उनकी वज़ीर आला है, भाई छोटा वज़ीर आज़म है। मरी में वो बैठे हुए हैं, तो वो प्रेशर कुकर की मुझे समझ नहीं आती कि वो किस बात का प्रेशर कुकर है, और अगर वो प्रेशर कुकर फट गया तो पता नहीं क्या बता देंगे या क्या उसके अंदर, उस प्रेशर कुकर में हांडी क्या है, वो मसाले क्या है, वो सीटी कौन सी बजती है जिसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। हमें तो वहां से कोई प्रेशर या सीटी बजने की आवाज नजर नहीं आती। वो सीटी अगर बज गई तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। और वो प्रेशर कुकर जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है। मगर हकीकत ये है कि मियाँ साहब जो इनके बकौल कि वो प्रेशर जो है ना, उनका प्रेशर फटने वाला है, प्रेशर कुकर फटने वाला है। और छोटे भाई जो हैं वो प्रेशर लेते ही नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है ना, 4-5 सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी का इशू है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह कच्चे के डाकुओं से लेके केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ये जो सानिया हुआ है, 50-60 लोग शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी का इशू है, मगर वज़ीर आज़म जो है वो लफाजी ज़्यादा है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर सारी नज़र आना चाहिए था कि सारी पार्टियों के साथ बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो इस वक्त मसला ये है कि ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर है, कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, और मसाइल इस तरह के हैं पाकिस्तान में जिसके अंदर बहुत बड़े फैसले करने की ज़रूरत है, और एक मजबूत हुकूमत चाहिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आजकल अभी ट्रेडर्स का मसला जो है वो हल नहीं हुआ। उन्होंने कल पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ था, और अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, और गवर्नमेंट लेट चुकी है। आप देखें, एक लेट चुकी है बिल्कुल। उनको जो कंसेशंस देने की बात की जा रही है, जिस पे अभी वो माने नहीं है, उन्होंने कहा जी आपको ना तो अपना पूरी इनकम बताने की ज़रूरत है, अच्छा, ना ही अपने एहसास बताने की ज़रूरत है, बल्कि बता दें एड्रेस ना बताएं, जिक्र कर देंगे 1 प्लाट है, 2 प्लाट है। अब 1 प्लाट 10 लाख का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है। कोई तफसील एसेट्स की देने की ज़रूरत नहीं है। काउंट भी एक आधा जिसके अंदर से आपने रिफंड करना है या वो करना है वो बताएं, कुछ ना बताएं। और वो लग रहा आगे क्या है, हो क्या रहा है। 1 करोड़ यहाँ पे ताजिर है, टोटल 17 अरब रुपया देते हैं। आप और मैं जो तनख्वाहदार तबका है वो 380 अरब तकरीबन रुपये का टैक्स देता है। 20 गुना ज्यादा है, 20% नहीं, 20 गुना ज्यादा है। कुछ की सोर्स पे काट लेते हैं, और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। 80-90% इसका प्राइवेट सेक्टर के अंदर, सरकारी मुलाजिम थोड़े हैं। और उनको क्या है, फिक्स टैक्स किया हुआ था कि जी आप 100 रुपये से लेके 60,000 तक दे दें। ज़्यादातर 100 रुपया देते हैं, मगर 100 के साथ वो तफसीलात बताने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल लेट चुकी भी है, मगर अभी भी वो बात ख़त्म नहीं हुई। तो ये इस पे इनसे अगर ट्रेडर हैंडल नहीं होते तो ये जो बाकी बड़े फैसले करने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे बड़ा 2 इशू है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कैसे आमदनी बढ़ाई जाए और कैसे खर्चे कम किए जाएं। नज़र आए ना कि गवर्नमेंट जो मुश्किलात चले आ गई हैं, तो गवर्नमेंट उसके अंदर अपना क्या रोल अदा कर रही है। तो जहाँ पे खर्चे
कम करने की बात है। एक तरफ बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी, इन्होंने कहा था ऑस्टेरिटी 15% खर्चा कम करना था, पिछले बजट में 50% खर्चा बढ़ गया है। उन्होंने कहा बाकी तो छोड़े, पीएम हाउस के अंदर जो कहा गया था कि आप जरा थोड़ी सी सादगी दिखाएं, वन डिश कर लें, कह रहे जी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वो 15% वहाँ भी खबे चल रहे हैं। मतलब अपने घर के खबे ख़त्म नहीं हो रहे, प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे। तो साथ में हाँ, जो पैसे बच गए थे 118 अरब, कल शहबाज राना की खबर थी, वो पार्लियामेंटेरियंस को बजट के एंड में गैर कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ वो उनको दे दिए गए कि जी आप अपनी डेवलपमेंट से, रिश्वत होती है, एक बुरी गवर्नेंस है। तो एक तो ये इनकी सूरत हाल है। दूसरा जो है इनका कि प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये जो लॉस गिविंग वो हमारे इदारे हैं पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेस जो उनको प्राइवेटाइज करनी है। तो सूरत हाल ये है, ट्रेडर से ये बैकआउट कर गए हैं। ये यूटिलिटी स्टोर का जो है वो बताते हैं कि जनाब उधर से भी ये बैकआउट करते हैं, नज़र आ रहे हैं कि ये इन्होंने पहले ऐलान किया कर रहे हैं, तो अब कह रहे हैं नहीं जी वो पीपल्स पार्टी भी उनकी मदद के लिए आ गई है, वहाँ से भी ये पीछे हट गए हैं। और उसके बाद ये आज मैं देख रहा था कि सेनेट की निजकारी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने कहा जी स्टील मिल भी तकरीबन उससे भी विड्रॉ कर गए हैं, स्टील मिल को वो नहीं करने जा रहे। और मज़े की बात ये है, वहाँ ये पता चला कि जो यहाँ पे ऑलरेडी निजकारी हुई है उसकी से आमदनी को 4 अरब हुई है, खर्चा 2 अरब हो गया है जी, कि 1 अरब 99 करोड़ रुपया, तकरीबन 2 अरब रुपया, 2 रुपया खर्च हो चुका है इस बात पर भी कि ये निजकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी। बस इसी एक लाइन के ऊपर रहते हुए 2 करोड़ रुपया कंसल्टेंट टाइप लोग जो है ना ले लेते हैं। खर्चा 2 अरब रुपया खर्चा गया है इस बात पे कि उन्होंने कहा जी उन्होंने कंसल्टेंट्स ने किया क्या है जो इतने महंगे आपने कंसल्टेंट रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने बताया कि निजकारी ना करें। हाँ, करनी है या नहीं करनी बस ये बताया। मुझसे पूछ रहे थे, मैं मुफ्त कह देता, पैसा तो ना खर्च होता। अगर यही कहना था कि निजकारी ना करें तो 2 अरब रुपया देने की क्या जरूरत है। ये आप देखिए ना, एक मजाक है। वैसे आप ये कह रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े जो फैसले लेने हैं, अता तारर साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब 19-19 घंटे रोजाना काम करते हैं, लेकिन बड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वही फैसले, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक कमज़ोर गवर्नमेंट है और ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट भी है। साथ में प्राइवेटाइजेशन का जो है वो मजीद जो है PIA, अब PIA का ये बताया कि पहले बिडिंग करवाई गई, उनको कहा गया ठीक है हम लॉसेस हम लेंगे, ये जो इतनी ज़्यादा ओवर स्टाफिंग की है मोस्टली पीपल्स पार्टी के दौर में इसको करेंगे। अब बताया जा रहा है कि हो कि जनाब क्योंकि मसला हो गया है सियासी तो वहाँ भी लेट गए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपको ना वर्कर्स नहीं निकाले देंगे। तो वो कह रहे हैं ना फिर हम नया नेगोशिएट करेंगे, हमने तो इस शर्त पे ये बिडिंग की थी, सो लिहाजा वो भी कैंसिल। सो किसी उसका नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मसला है बिजली का। बिजली के मसले की आपने बात की है, हमारे साथ बड़े गेस्ट भी हैं आमिर साहब, उनसे निजकारी के ऊपर भी बात करते हैं। ये जो हुकूमत कर रही है 19-19 घंटे जागने के बाद भी बड़े फैसले क्यों नहीं ले पा रही है। इस वक्त साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी, जुबैर साहब सबसे मौजू इस टॉपिक के लिए इसलिए भी हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं और इनकी निगरानी में ये सारा कुछ होता रहा। कि जुबैर आपके ज्वाइन करने से पहले मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट जो है इतनी कमज़ोर है कि कोई भी बड़ा फैसला करते वक्त लेट जाती है आगे। ट्रेडर्स के ऊपर लेट गई है तकरीबन, अभी भी ट्रेडर नहीं मान रहे। उनको कहा जी आप एसेट भी ना बताएं, इनकम भी ना बताएं। 100 रुपये का टैक्स है वो भी उसके ऊपर भी जो है ना रजिस्टर कराने के लिए वो तैयार नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे लेट गई है, स्टील मिल पे लेट गई है, PIA में लेट गई है। तो जब अगर ये नहीं करेंगे, खर्चे आप अपने कम नहीं करेंगे तो फिर गवर्नेंस कहाँ से आएगी। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त आमिर जो इस वक्त हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किलात है वो ये है कि अगर वो इनके सामने आपने कहा ना लेट गए, जिस तरह ट्रेडर्स के सामने फॉर एग्जांपल अगर आप लें तो फिर IMF से मार पड़ती है। IMF फिर आपको कहता है कि जी अगर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं इतने बड़े सेक्टर पर तो फिर आप ने जो अभी थोड़े अरसे पहले कमिटमेंट्स की थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया था और आपने तमाम बातें मानी थी तो फिर आपने किस बेसिस पर मानी थी। तो अभी से अगर आप का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होना शुरू हो जाएगा जो कि हो रहा है तो फिर आगे कैसे चलेंगे। इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो बहुत बड़ी कमिटमेंट्स की गई
वो PIA भी ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। एक ही था जो पिछली ये जो केयर टेकर हुकूमत आई थी, PIA पे मैं आपके आने से ज्वाइन करने से पहले मैं PIA का यही बता रहा था कि वहाँ बताया जा रहा है कि बिडिंग करवाने के बाद वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज को आप नहीं सैक कर सकते, तो ये जो लाइबिलिटीज हमने ली हुई थी ये हम नहीं ले रहे। देखना वो बिल्कुल सही बात है। ये तो प्राइवेटाइजेशन में आमिर जो सबसे मुश्किल चीज होती है, देखना बेचना तो किसी कीमत पर भी आसान होता है, चाहे घर है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे इदारा है, उसको बेचना सबसे जो बड़ा मसला होता है प्राइवेटाइजेशन में कि एम्प्लॉयज का क्या होगा। बिकॉज एम्प्लॉयज जो सिर्फ ये नहीं होता कि जी 5000 एम्प्लॉयज जो पोटेंशियल बायर है वो कहे कि जी 5000 से ज्यादा हम एम्प्लॉयज नहीं लेंगे। इट इज नॉट जस्ट दैट, पोटेंशियल इन्वेस्टर ये भी कहता है वो 5000 जो हमारी मर्जी के होंगे, वो नहीं जो आप हमें छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हमने मेरिट के बेसिस पर, आपने मेरिट पर अमल नहीं किया था, हमें ये वाले एम्प्लॉयज। बहरहाल जो मुश्किल है वो यही है कि जो पाकिस्तान ये सेनेट की कमेटी या नेशनल असेंबली की कमेटी ने एक अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी है या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कि 5 साल तक पोटेंशियल बायर से ये वादा लिया जाए कि 5 साल तक एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे। ये कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर एग्री नहीं करेगा और निचकारी नहीं हो सकेगी। ये तो मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसलिए ले रहा है कि वो इसको टर्न अराउंड करे। हाँ, एक रीजनेबल पीरियड होता है जो मेरे ज़माने में मुझे पता है कि 18 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक हम इंसिस्ट करते थे कि ये पीरियड इज़ रीजनेबल पीरियड, जिसमें एक बड़े क्लियर कट गाइडलाइंस या मेरिट बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे उन एम्प्लॉयज़ को अंडर द प्राइवेट लीडरशिप, और अगर वो उस पर अमल पूरा नहीं उतरेगा तो आपको निकालने की इजाजत होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इसको निकाला ही ना जाए। तो ये एक जाहिर सी बात है मुश्किल है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर बहुत दफा कह भी चुका हूँ ये बात कि जो निजकारी का अमल था अक्टूबर 2015 में रुक गया था। हम लास्ट स्टेज पर थे। PIA इटसेल्फ, PIA का जो फैसला रिवर्स किया गया था वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर किया गया था। इसी तरह से पाकिस्तान स्टील का फैसला बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, लास्ट मीटिंग में फेस्को जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है उसका लास्ट स्टेज पर जब बिड्स भी आ गई थी तो हुकूमत पीछे हट गई थी इन सब की निचकारी से। और उसकी जो रीजन थी उस वक्त जो हुकूमत ने दी थी कि जी इमरान खान प्रेशर डाल के, मतलब जो उनकी सियासी जो भी प्रेशर था, नॉट स्पेसिफिकली अगेंस्ट टारगेटेड ऑन प्राइवेटाइजेशन, बट अगर हम निचकारी करने जाएंगे तो उसका तो रद्द-ए-अमल तो होता है, खासतौर पर मुलाजमीन की तरफ से रद्द-ए-अमल होता है। तो हम एक और फ्रंट खोल लेंगे, एक फेस्को में खोल लेंगे, फिर हमने आगे लेस्को करना है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करने हैं, सबकी निचकारी आखिरी लम्हात में थी। तो वो एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अब 9 साल तक जो हमने लॉसेस सस्टेन किए PIA के अगर आप सिर्फ ले लें तो तकरीबन 500-600 बिलियन रुपए पिछले 9 साल। अभी 850 बिलियन का लेटेस्ट जो फिगर आया है कि ऐड करके वो 850 अरब रुपए के करीब बन गए हैं क्यूमुलेटिव जो उसके लॉसेस हैं। नहीं, वो तो अभी तक है ना, वो तो टोटल है। मैं कह रहा हूँ पिछले 9 साल में तकरीबन 500-600 बिलियन, उस 850 में से जो बल्क है वो अब पिछले 6-7 साल में ऐड हुआ है। तो क्वेश्चन यही है कि आपने, अच्छा फिर दूसरी तरफ आप जो कह रहे थे कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे PIA के, स्टील मिल के, फेस्को के, तकरीबन 40 कंपनीज की जिसकी निचकारी तेजी से कंपटीशन की तरफ थी, सबके फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपॉइंट किए थे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको पेमेंट करनी होती है। यही आज ये जुबैर आज ये फिगर आया कि ये इसकी जो कॉस्ट आई है प्राइवेटाइजेशन की, अभी तक रिसीवेबल्स जो है वो 4 अरब रुपए के करीब हैं और कॉस्ट जो आई है वो 2 अरब रुपए हैं। उन्होंने कहा जी ये कंसल्टेंट जो आपने इतने महंगे रखे थे, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जी उन्होंने ये कंसल्टेशन दिया है, मशवरा दिया है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। तो अगर ना ही करवानी है तो 2 अरब रुपया खर्चने की क्या जरूरत है। और गवर्नमेंट कमजोर है, क्योंकि हम सब कहते रहते हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ये बड़े स्टेप नहीं किए जा सकते, तो बुनियादी वजह तो वो है। नहीं, लेकिन आमिर ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि उसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले आप निचकारी कमीशन ये फैसला करते हैं, उसका बोर्ड और फिर काबीना की जो निचकारी कमेटी है वो अप्रूव करती है कि ये इदारे हैं जिसकी हम निचकारी करने जा रहे हैं। तो जब आपको अप्रूवल हो जाता है तो फर्स्ट चीज ये होती है कि आप एडवर्टाइज करते हैं
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स कि हमने इसकी निजकारी करनी है, ये पूछने के लिए नहीं कि करें या ना करें। वो तो आप उनको अपॉइंट ही इसलिए करते हैं। अब वो आके अगर ये कह रहे हैं कि इसकी निजकारी नहीं करें, तो भाई आपको अपॉइंट किस लिए किया था? आपको तो अपॉइंट इसलिए किया था कि जी आप निजकारी करें। आप वापस हमें बता रहे हैं, और फिर आप फीस किस बात के लेंगे? फिर करोड़ों किस चीज के लेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही मज़ाक़ बात है। नहीं, ये सुन ले, ये पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की फिर इससे निकाल दिया गया। इसके लिए 3 सालों में फाइनेंशियल एडवाइजर्स को 12 करोड़ रुपया दिया गया। ये मशवरा देने का कि आप नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि ओवरऑल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे ये लॉसेस रहेंगे, एक मसला है। दूसरा चले ये मुश्किल है, जो चीज़ आपके और मुझे लगता है कि डूएबल है, एक आईपीपी का एक जो मसला है, जो बिजली का मसला है। बाय द वे आज भी ₹1.99 के करीब जो है ना, 99 पैसे पर यूनिट जो है ना बिजली बढ़ गई है। तो आईपीपीज़ का एक मसला है जिससे क्लियरली नज़र आता है कि उसको रीनेगोशिएट किए बगैर उसका ऑडिट करवा के चेक कर लेना बड़ा ज़रूरी है, कि वरना उससे ना मईशत चल पाएगी इतनी महंगी बिजली पे, और आम आदमी भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब कहने को ये डूएबल चीज़ है, मगर गवर्नमेंट दाएं बाएं लेफ्ट राइट वो करते हैं, मगर ऑडिट की तरफ वो नहीं जा रहे। और रोज़ जो एक तरह की एक अजीब कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल वैस लगारी साहब ने दरमियान में आके कह दिया जी हमने मसले का हल निकाल लिया है, तो ये जो कोयले के ऊपर चलते हैं ना इंपोर्टेड पे, हम इनको थर्कोल पे करेंगे। और यहाँ हमने भी बड़ी दफ़ा कहा कि जनाब आपके मशीर गलत, ये जो कंसल्टेंट है ना महंगे महंगे गलत बता रहे हैं, ये तकनीकी तौर पे लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। अब ये आ गई है, इन्होंने कमेटी बना दी है बाकायदा कल इसके ऊपर कि ये कमेटी देखेगी। हालांकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर जो है ये उन्होंने कहा है कि चीनियों ने भी इनकार कर दिया हुआ है, और उनकी जो पावर प्लांट कंपनी है उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि जनाब हम ये नहीं करेंगे। जी, एक्चुअली मेरा ख्याल है फैसले पहले किए जाते हैं, डिबेट और डिस्कशन करने से पहले अनाउंस कर दिया गया कि जी डोमेस्टिक कोल इस्तेमाल किया जाएगा इंपोर्टेड कोल की जगह, ताकि उसकी जो कीमत है उसको सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती बने, एंड ऑल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज सेफ होगा। ये बाद में किसी ने बताना शुरू किया कि जी अगर आप इतना आसानी से कन्वर्जन नहीं होता जितना आपने उसको कह दिया कि जी इंपोर्टेड बंद करते हैं और फिर यहाँ से कोल लेके, थर से कोल लेके आप बिजली पैदा करना शुरू करते हैं। सो वो अभी और वो एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है, वो एक दिन की तो बात ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इवन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द पावर मिनिस्टर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का आज से कोई 20 दिन पहले एक बयान आया था कि चंद दिनों की बात है कि हम रिलीफ अनाउंस करेंगे बिजली के हवाले से, चंद दिनों की बात है, और पावर मिनिस्टर ने उसके चंद दिन के बाद कहा कि अभी कोई ऐसा रिलीफ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म अभी कोई, हम वी आर वर्किंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, जो भी हो सकेगा करेंगे। लेकिन ना ही उन्होंने वो जब तक वो जमात इस्लामी का धरना था, टीवी पर डिबेट चल रही थी आईपीपी के हवाले से, गौहर इजाज साहब रोज आके टीवी पर बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जाहिर है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब वो समझ रहे हैं कि ये प्रेशर अब खत्म होता जा रहा है आईपीपीज का, और ये इधर से यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। बट द रियलिटी इज के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर बात ये है कि बिजली की कीमत इतनी महंगी हो गई है। मैं खुद ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करता हूँ वहाँ 80 रुपए पर यूनिट की बिजली है। ये मैं बिल के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई अपने सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, खुद देखी हुई 80 रुपए पर यूनिट। और आज से 3 साल पहले तकरीबन वो तकरीबन थी 25 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए फी यूनिट। अभी आप बताएं कि बिजनेस मॉडल कोई बनाए और 3 टाइम्स बिजली महंगी हो जाए तो वो कैसे कारोबार कर सकता है? सो कारोबार इसी वजह से ठप हो रहे, एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ क्लू ऑन व्हाट टू डू अबाउट इट। मसला ये है कि जब आपने हुकूमत की थी उस वक्त हुकूमत लेते हुए अप्रैल 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, तो स्टेटेड पोजीशन थी पीएमएल-एन की, जो टीवी पर आके बार बार कहा गया कि 16 रुपए पर यूनिट है, हम इसको 12 रुपए लेके आ जाएंगे। अब 12 रुपए की जगह 80 रुपए पहुंच गई है। अब जाहिर सी बात है, अब जब प्राइम मिनिस्टर को तो इतने एक्सपर्ट थे नहीं, उनको तो बताया गया था कि ये हम कर देंगे।
अब ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजंस कि भाई हमें क्यों एम्बैरेस किया, और ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है पाकिस्तान जुबैर। वो आपने जो पहले बात की थी कि वो इस तरह की, एक तो आपस में वो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इल्म की कमी है, ब्रीफिंग्स डिफरेंट लोगों से लेते हैं, पर यहाँ से रिलीफ अनाउंस करते हैं, वहाँ से अब जिस तरह आप पहले कह रहे थे IMF को प्रॉब्लम हो जाता है कि आप जब सब्सिडीज देते हैं या इस तरह की रियायतें देते हैं, तो सिर्फ ये मसला नहीं IMF के साथ, अब ये जो मौखर हो गया है कि अगस्त के अंदर तो नहीं हो रहा, वहाँ बताया जा रहा है कि 9 बिलियन का पहले ये वो लिहाज करते थे, वो दे देते थे, बाद में आप रोल ओवर करवा लेते। उन्होंने कहा जी आप रोल ओवर करवाए और वो 9 बिलियन का गैप है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा, और वो आगे जाएगी बात तो फिर वो मिनी बजट की तरफ भी जाएगी बात, तो ये काफ़ी विशेष सर्कल सा है, क्या कहेंगे? अच्छा, ये सर्कल अब देखें ना कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मिसाइल्स हैं वो एक चीज पर आके अटक गए हैं, कर्जों के हवाले से, हाउ टू मैनेज द क्रेडिटर्स, और कुछ बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि IMF लेने के लिए जो कि कर्जा है, दूसरे कर्जे जो कि सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना ने जो हमें कुछ दिए हुए हैं और जिसको हम चाहते हैं कि जी वो कमिट करें, हालांकि वो अभी रोल ओवर का टाइम नहीं आया, लेकिन IMF कहता है कि जी आप आज कमिट करवाएं सऊदी अरेबिया से या UAE से और चाइना से कि जब उसका वक्त आएगा, वो पीरियड खत्म होगा जितने पीरियड के लिए उन्होंने पाकिस्तान को वो पैसा दिया था, आज वो कमिट करें कि 4 महीने के बाद हम रोल ओवर कर देंगे, जो कि आसान काम नहीं होता। एंड अपेरेंटली दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग फार मोर टाइम। और इसी तरह से जो IPPs के हवाले से जो चीन की वो $15 बिलियन हैं जो कर्जे हैं हमारे ऊपर, उसके साथ अब हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से वो उसकी रीपेमेंट जो पीरियड है उसको आगे करते हैं। इसी तरह से हम सऊदी अरेबिया के साथ जो ऑयल फैसिलिटी है वो किसी तरह से वो जो दिसंबर में लास्ट ईयर बंद कर दी सऊदी अरेबिया में, उसको रिवाइव करें, उससे हमारे थोड़ा सा डॉलर पे आसानी पैदा होगी। सो ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज हमारे पास एक क्रेडिटर्स की हुकूमत के पाकिस्तान के पास एक लिस्ट होती है कि आज इसको कर्जा वापस करने का टाइम आ गया है, आज इसको इंटरेस्ट पेमेंट देने का वक्त आ गया है। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। अगर आप हुकूमत वक्त के जो बड़े बड़े वजीर हैं, वजीर आजम समेत, वजीर खजाना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इज कर्जे कर्जे एंड कर्जे। अब अगर आपकी मईशत इतनी बुरे तरीके से आके डिपेंड कर गई है कर्जों पर, तो बाकी तो आपके पास टाइम ही नहीं है। जो टाइम बचेगा वो फिर आप कुछ और क्या करेंगे। सो पाकिस्तान इज नाउ कॉट इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि कर्जों को समझा ही नहीं था कि पहले जब हुकूमत ले रहे थे सिर्फ PTI पर ये निशानदेही तो कर रहे थे कि उन्होंने 19 ट्रिलियन रुपए के 3.5 साल में कर्जे ले लिए, ऐड कर दिए, नेट एडिशन कर दिया। 2 साल में उसको आपने 24 ट्रिलियन रुपीस और बढ़ा दिया है, फॉरेन डेट और डोमेस्टिक डेट मिला के मैं बता रहा हूँ रुपी इक्विवेलेंट। और अब जिस तेजी से और बढ़ेंगे, और वो उसके बढ़ने की एक बड़ी वजह है जो आप शायद जिक्र भी कर रहे थे, अखराजात, क्योंकि जब तक आपका रेवेन्यू आपने तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस लगा दिए, जिसका बोझ जाहिर है अवाम पर है, तो उसका आपने जब 1.8 ट्रिलियन का, तो फिर फिस्कल डेफिसिट भी कम होना चाहिए ना, ताकि फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो आप कर्जे कम लेंगे। एक तरफ आपने अवाम पर भी बोझ डाल दिया, ऊपर से आपका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ा है क्योंकि आपके अखराजात नहीं कम हो रहे, आप अखराजात को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो फायदा क्या है अवाम पर इतना बोझ डालने का? उससे आसान तरीका तो ये था कि आप अपने अखराजात कम करें, आपका फिस्कल बजट डेफिसिट कम होगा तो आप कर्जे कम लेंगे और आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। अब आइंदा ये जो कर्जे आज लेंगे, जो फिस्कल डेफिसिट होगा आपका, तो फिर उसकी अदायगी कैसे होगी? I mean, पाकिस्तान इज ओवरऑल जुबैर इन इश्यूज पे बात होती रहती है, चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे आमदनी कम जो बढ़ाने का, टैक्स नेट बढ़ाने का, या खर्चे कम करने का, या प्राइवेटाइजेशन, घूम फिर के इन सब के लिए सॉल्यूशंस चाहिए, कोई बड़े बड़े फैसले करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं उसके अंदर तो घूम फिर के अपनी सर्वाइवल के लिए वो फॉर्म 45 के लिए लेजिस्लेशन करना और मैनेज करना, वो सारा वो मार्केटाई पे लगा हुआ है। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ नज़र आए कि यार ये चलें ठीक है, मसले हैं, मगर इनके पास सोल्यूशन भी है, तो कहाँ देखें, उम्मीद कहाँ से ढूंढे आम आदमी? देखे ना आमिर, अगर थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करते, फरवरी का जब इलेक्शन हुआ था
और डिफीट कंसीड कर देते और कहते पीटीआई को आप आए जी हुकूमत करें। पीटीआई के लिए कोई आसान होता है इन मसलों का हल तलाश करना? जो भी वो कहते कि जी 2 साल इन्होंने तबाह करके चले गए, ये करके चले गए, बट आपकी तो जान बच जाती और आपका एक हाई मोरल ग्राउंड भी होता है। देखें जी इन्होंने कंसीड किए, डिफीट कंसीड किया है, मान गए अपनी शिकस्त को मान के, और फिर उससे आप का एक जो खासतौर पर पंजाब में और दूसरे प्रोविंसेस में भी आपका एक मुकाम बढ़ता कि भाई एक पार्टी थी जो कि हुकूमत थी जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, वो अपनी शिकस्त मान के हुकूमत पीटीआई को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन तो थे नहीं, आपको पता था ही नहीं कि आपने करना क्या है, आपको ये भी नहीं अंदाजा था कि हम कितनी मुश्किल में हैं इस वक्त। तो वो आपने कि जी वो नवाज शरीफ होंगे और फिर वो यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर इतने कर्जे वहां से आ जाएंगे, चीन इतना दे देगा, सऊदी अरेबिया इतना दे देगा। अगर आपकी टोटल डिपेंडेंसी कर्जों पर थी तो दैट इज नो इकोनॉमिक सोल्यूशन। इकोनॉमिक सोल्यूशन तो ये है ना, इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन, कि जी प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे और इसी साल करेंगे। अब जिसने थोड़ा सा टाइम गुजारा हो प्राइवेटाइजेशन पर, उसको पता था कि भाई ये बात क्या कर रहे हैं। आई मीन डज ही इवन नो व्हाट इट टेक्स टू प्राइवेटाइज एन एंटिटी लाइक से स्टील मिल और पीआईए और समथिंग लाइक दैट। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एजेंडा तो बुरे तरीके से फेल हो गया है। अब उसके साथ साथ आपने जो बताया ये जुबैर, आप और मैं और सब लोग ये नुहा पढ़ते रहते हैं, मगर मैं अगर आपसे पूछूं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जैसे कैसे भी हालात हैं, इनको डेट ट्रैप में से निकलने के लिए फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए ना क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि जो अभी क्लैश, जो मुमकिन क्लैश है जो जुडिशरी के साथ होने जाएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होंगी तो 2-3 पिटीशंस पड़ी हुई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो 8-2 से फैसला सुनाया था रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो इन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ वहां जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है वो तो बड़ा एक टाइम फ्रेम था, सो दे विल एंटर इनटू मोर प्रॉब्लम्स। जो आपने कहा ना हर तरफ फ्रंट खोलेंगे, उसको होने दें फैसले को। उससे एक पीटीआई की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा कि जी आपने रिजर्व सीट्स का फैसला मान लिया, और वो फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मेजॉरिटी से सुनाया था, और उसकी इंप्लीमेंटेशन। आप तो हर तरफ फ्रंट खोल के बैठे थे, फिर आपने हर मीडियम को बंद करना है, आवाज दबानी है, और ये समझ के दबानी है कि अगर हमने आवाज दबा दी तो मसला नहीं सामने आएगा। मसले तो फिर भी सामने आएंगे लोगों के लेवल, चाहे आप सोशल मीडिया को दबाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दबाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक जो भी एक आपके पास जो इस वक्त आप क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिविटी, वो सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं कि एटलीस्ट एडहेयर टू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, व्हाट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज सेइंग, और साथ साथ ये जो पीटीआई के ऊपर तोपे हैं वो थोड़ी सी हल्की करें। वो जो केसेस है उनको होने दें, अपने लॉजिकल एंड पर होने दें, क्योंकि आपने 1 साल रह कर देख लिया इमरान खान को, उससे कोई पाकिस्तान में ना मीशत आगे गई है, ना ही पाकिस्तान का इमेज बढ़ा है, बल्कि खराब ही हुआ है। सो एक सियासी माहौल तो कम से कम, अगर इकोनॉमिक माहौल सही नहीं है तो सियासी माहौल ठीक करे, क्योंकि अगर सियासी इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इट्स अ वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो वो आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे कि इसको दबा दें, इसको दबा दें। बलोचिस्तान में आपकी प्रॉब्लम है, केपी में प्रॉब्लम है, सिंध में प्रॉब्लम है, हर जगह यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, और हर एक को अपना दुश्मन बना रहे हैं, हर एक के साथ आप एक नया फ्रंट खोल रहे हैं, कभी इसको गालियां देते, कभी इसको एंटी स्टेट कहते, तो इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा। मैं पॉजिटिव खबरें, अच्छी खबरें चाहिए, कोई ना कोई उम्मीद की किरण होनी चाहिए। मैं क्या करें, एक जो और बड़ी बुरी खबर है जिसके हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वो कॉटन की जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो है कुछ जिनर्स के मुताबिक तो 50% जो है ना वो कम आ रही है, और वो 8.5 से कहीं नहीं बढ़ रहा, जिसका मतलब है आपको 4 मिलियन बेल्स का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो बाकी टेक्सटाइल और वो डालें तो वो कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर का होता है। पहले ही डेट ट्रैप है, पहले ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रहता है, और एक तो डायरेक्टली है फॉरेन एक्सचेंज का, और उसका फिर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी, इकोनॉमी, वो एक बहुत बुरी खबर आ रही है। अच्छा, वो टेक्सटाइल ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। अगर आप पिछले 2 साल के मुकाबले में देखेंगे, 2 साल पहले तकरीबन जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो $19.5 बिलियन थी,
अब वो गिर के तकरीबन 16.5 बिलियन रह गई है। और ये बिफोर दिस हिट ऑन द कॉटन प्रोडक्शन, जो आप सही फिगर्स बता रहे हैं, 50% तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि कॉटन प्रोडक्शन होगी। डेट वुड मीन कि जी जाहिर सी बात है और टेक्सटाइल सेक्टर पर प्रेशर आएगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो महंगा होगा, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, एंड ऑल ऑफ दोज इश्यूज। तो यस, उस फ्रंट पर तो काफी मसाइल हैं। और साथ में जो है आगे जो आप कह रहे थे कि बिजली जो जिस तरह आपने कहा कि आपके दफ्तर के अंदर 80 रुपए का पर यूनिट है, तो 60 से 80 के दरमियान में कमर्शियल टू रेजिडेंशियल ये वेरी करता है। मगर जब आपके हमसाए में 9 रुपये से लेके 20 रुपये के दरमियान पर यूनिट हो जो आपके कंपेटिटर्स हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। या तो सारी दुनिया की महंगी होती तो चले, उनकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी होती। तो एक वैसे अंदरूनी प्रॉब्लम, महंगाई, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट, बाकी ये तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे क्या कहेंगे? देखिए ना, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए compete करना बिल्कुल इफ नॉट इम्पॉसिबल, वेरी वेरी चैलेंजिंग हो जाता है, अनटिल अनलेस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उस मेरिट पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ताकि वो आप इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, वियतनाम के साथ compete कर सके, जिनके बिजली के निर्ख बहुत कम है, गैस के निर्ख बहुत कम है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अब इस किस्म के मसाइल होंगे। एक तो सिंपल डिफरेंस आप उसका कॉस्ट ऑफ मनी बोरिंग का देख लेना, अभी जाके जो कम हुआ है वो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19.5% है हमारी जो स्टेट बैंक का रेट है, इंटरेस्ट रेट। तो और अगर आप हमसाया ममालिक का देखेंगे, किसी का 5% है, 5.5% और 6% है। तो वैसे ही आप वहां ही इतना बड़ा आपको मुश्किल हो जाता है कि जी आप बोरो करेंगे तो आपके लिए इतना ज्यादा महंगा कॉस्ट ऑफ मनी पड़ जाएगा, प्लस फिर आपकी बिजली के निर्ख महंगे हैं और दूसरी चीजें महंगी हैं। और फिर मैं जुबैर लास्टली ये प्रोग्राम एंड करना है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं क्विकली आपका उस पर ओपिनियन लेना चाहूंगा कि ये खबर आई है, शहबाज राना हमारे दोस्त ने दी, कि ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कि ठीक है हम आपको $5 बिलियन दे देंगे, ऑयल की कंसेशन भी दे देंगे, मगर हमें वो इंटरेस्टेड है कि 15% जो है वफाकी गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उसमें से 15% शेयर्स दिए जाएं। गवर्नमेंट की कोई इसकी कहीं से भी कोई डिरायल नहीं आता। तो आपके ख्याल में फंस तो गए में है, मगर फिर भी कोई ऑप्शन है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो ये कैसे ये उनकी तसल्ली की जाए और इसको फिर ऑल्टरनेट क्या है? सॉरी, मैं नहीं समझा सवाल। 15% मांग रहे हैं रिकॉर्ड डिक के अंदर शेयर्स के, हम आपको जो मांग रहे हैं पैसे रोल ओवर दे देंगे, उसके मुतालिक अच्छी चीज है। नहीं तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है अगर ना देंगे तो? देखिए ना, 15% ये मैंने भी खबर पढ़ी है कि सऊदी अरेबिया 15% इंटरेस्ट उसमें शो कर रहा है, और उस सिलसिले में वो फिर बात, बट ये बहुत ही प्रिलिमिनरी खबर है आमिर, इट इज नॉट अ डन थिंग। दूसरी बात ये है कि उसमें बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान को फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि IMF का एक प्रेशर आया था, पाकिस्तान ने एक सोवरेन वेल्थ फंड क्रिएट किया था, और उसमें और एक काबीना ने फैसला किया था आज से 1.5 साल पहले कि वो G2G अगर आपका मुआहदा होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो उसमें आप कंपैरेटिव प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं। अब अगर आप 15% सऊदी अरेबिया को देंगे तो कल को कोर्ट पे कोई केस जाएगा कि जी ये 15% आपने कैसे दिए थे, UAE को क्यों नहीं दिए थे, किसी और इन्वेस्टर को क्यों नहीं दिए थे। सो मेरे नजदीक तो इट्स वेरी प्रिलिमिनरी थिंग। और उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हुई थी, हाउ वाज द प्राइस डिटर्मिन्ड, बिकॉज दैट्स अ की थिंग, और वो डिटर्मिन होती है इन अ कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। लेट्स होप कि ये नहीं होता, मगर दिल जरूर दहल जाता है ये सोच के कि ये स्टेज नहज पे हालात आ गए हैं कि जहां हमें अपना गिरवी रख के, फैमिली सिल्वर बेच के जो है अपने कर्ज पूरे करने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। इस पूरे एक सेगमेंट के अंदर हमने पाकिस्तान के इतने सारे मसाइल डिस्कस किए हैं, इसमें हुकूमत की तरजीहात के ऊपर भी हमने बात की है, लेकिन हुकूमत की तरजीह इस वक्त सिर्फ हमें जो अदालत का एक फ्रंट है वो नजर आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अदालत के हवाले से बड़ी तफसील के साथ हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम अदालत और हुकूमत से मुतालिक इस दोनों मामलात के अंदर पीटीआई भी शामिल नजर आएगी, मगर असल में जो फ्रंट है वो हुकूमत और अदालत के दरमियान हमें नजर आ रहा है। हुकूमत भी कुछ करना चाह रही है, अदालतें भी बहुत कुछ करती हुई नजर आ रही हैं, और इस पर बात करने के लिए माहिर कानून मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बैरिस्टर साहब, मैं सीधा ही इशू के ऊपर आ जाता हूँ कि ये क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया गया है प्राइवेट मेंबर्स डे के तौर पे, प्राइवेट बिल के तौर पे, कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट की 17 से 23 कर दी जाए, 2 एडिशनल भी हैं तो ये 25 हो जाएंगे। तो आइडियल सिचुएशन में कोई इस तरह की बहसें हों, कम बैद करने के, रिफॉर्म के हवाले से इस्लाहात करनी हो तो शायद कोई ना हो, मगर यहाँ पे एक तनाजुर है। तनाजुर ये है कि ये किस लिए किया जा रहा है और इसको सीरियसली इसलिए भी लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको वैसे थोड़ा सा बिलिटल किया है। आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे थे कि नहीं ये प्राइवेट मेंबर बिल है, ज़रूरी नहीं हम इसको लें। मगर आज डॉन के अंदर नासिर इकबाल हमारे कुलीग की खबर है कि चीफ जस्टिस ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया है और उसके अंदर ये इस तरह की प्रपोजल को डिस्कस भी किया जाएगा। तो क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं हमेशा कहता हूँ लेजिस्लेशन जो है वो करना तो इख्तियार है पार्लियामेंट का, और बिल्कुल उस लेजिस्लेशन को फ्लोट भी किया जा सकता है, बट इस लेजिस्लेशन को पोर्शंस में देखना होगा। सबसे पहले इसकी जो इंटेंट है वो यहीं से बड़ी क्लियर और उसमें शेकी नजर आती है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल है, वरना इसको गवर्नमेंट की साइड से फ्लोट किया जाता अगर वो एब्सोल्युटली श्योर होते। सेकेंडली, जो इसके थ्रू अचीव किया जा रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बढ़ाई जा रही है। बज़ाहिर ऑन पेपर से बहुत अच्छी बात लगती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा रहे हैं, बट पूरी दुनिया में भी जहां पर भी इस कंट्रोल की गई है पेंडेंसी, बिकॉज रीजंस दिए जाते हैं कि हमारी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो हमेशा इफेक्टिव सिस्टम से किए गए हैं, एफिशिएंसी से किए गए हैं। आप 100 जजेस भी बैठा देंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके यहाँ जजमेंट कल्चर, उसके साथ साथ और बेहतरीन जो चीजें हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर इंप्लीमेंट नहीं है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। सो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंट ठीक है और इसका मकसद बढ़ाने का यही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का काम करें, तो इट इज नॉट द नंबर ऑफ जजेस जिनसे ये केसेस खत्म होंगे। दूसरी बात ये है कि जब एक पावर एग्जिस्ट करती थी एडहॉक जजेस लगाने की 4, तो वो आपके सामने ही है कि उनमें से सिर्फ 2 लगा पाए सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर सबसे पहले तो उनको आप फिलअप कर लेते, वो बड़ा इजी था, उसमें आपको लॉ लाने की भी जरूरत नहीं थी। यहां पर ये काम ऑलरेडी कर चुकी है, और इंटरेस्टिंगली पीएमएलएन को कभी कम करने का शौक है, कभी बढ़ाने का शौक है। पहले ये काम इन्होंने कम करके देखा, 17 से 12 जजेस किए, और उस टाइम पर इसको कंसीडर किया गया। और इंटरेस्टिंगली अकरम शेख साहब ने उस जमाने के अंदर इसकी पिटीशन की थी, और इन्होंने अपनी जब सूट करता है तो 17 से 12 कर दिए, अब सूट कर रहा है तो 17 से तजवीज आ रही है कि जनाब 23 कर दी जाए। प्लीज जारी रखिएगा। जी सर। सर अकरम शेख साहब जो है ना वो एक इंटरेस्टिंग इसमें फिगर, इसलिए एक तो वो सीनियर वकील है, दूसरा उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक एसोसिएशन भी है, तो उन्होंने उस टाइम उसको चैलेंज किया था, और जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे जो कि बहुत अच्छे वकील थे, फारूक साहब अल्लाह गुजर नसीब करे, और उनको कंसीड करना पड़ा। ये आपके आर्टिकल में ही बड़ी तफसील से चीज लिखी है। अब आज भी जब ये इंक्रीज किया जाएगा तो इसको टच स्टोन इस पे देखा जाएगा, क्या ये किसी तरह प्रेजुडिशियल तो नहीं है टू द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि उस टाइम पर देखा था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई इस टाइप की चीज तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की लाइन में आता है। और साथ साथ ये तो अकरम शेख साहब के अपने अल्फाज हैं कि जो 12 जुलाई का फैसला है उसको जेपरडाइज करने की जरूरत तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ गेन करने की जरूरत तो नहीं है। और एक आमिर साहब, आप भी काफी देर से इस शोबे में आपका ताल्लुक है, जब भी कोई आउटगोइंग ऑफिसर होता है या अपने फैग एंड ऑफ हिज करियर पे होता है तो वो कभी ये काम नहीं करता जाते जाते अफसरान लगा जाए, पोस्टिंग्स कर जाए, नई भर्तियां कर जाए, जनरली नॉट कंसिडर्ड। और इसमें मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि जस्टिस बंदयाल के आखिरी हफ्तों के अंदर भी इस तरह की प्रपोजल आई थी कि जजेस के बढ़ाने, और उस वक्त जो है ये एतराज़ किया गया था, बल्कि मौजूदा शायद चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी कही गई कि आप जाते हुए आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इतने ड्रास्टिक फैसले नहीं करने चाहिए, ये आने वालों के लिए छोड़ें। प्लीज जारी रखिएगा। बिल्कुल बात दुरुस्त है जी, क्योंकि चीफ जस्टिस जो वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। अगर तो चीफ जस्टिस साहब खुद स्टे करें या उनका लेट्स से फॉर सम ऑड रीजन स्टे एक्सटेंड होता है या वो उनका टाइम होता तो बात समझ में आती थी। इन जजेस के साथ काम करना है जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब ने इवन अगर आपने देखे तो जो एडहॉक जजेस है उसके भी टेन्योर पर उन्होंने एतराज किया था कि आप थोड़ा उसको कम करें, और वो काम किया गया। इसी तरह इन जजेस की अपॉइंटमेंट भी दरअसल उनसे होनी चाहिए। बंदयाल साहब के टाइम पर जो कि एक बहुत मैग्नानिमस और खानदानी आदमी है, जब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने डिक्लाइन किया, बल्कि
उनको ये काम करने ही नहीं दिया गया, बहुत पहले रोक दिया गया, कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस ना लगा दें या कोई ऐसी बात ना कर दें। सो मैं समझता हूं कि इस टाइम पर भी चीफ जस्टिस साहब को रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए। बल्कि आज एक खत मैं पढ़ रहा था, फ्लोट कर रहा था, आई डोंट नो हाउ फार इज दैट ट्रू, कि चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंसेस जो उनको लिखा गया कि आप नाम दें, डिलिब्रेशंस जी, ये डॉन की नासिर इकबाल की स्टोरी में भी है जो डिनाई नहीं की गई, ये लिखा हुआ है कि उनको भी लिखा गया है कि वो ठीक है, क्योंकि ये इतराज हमारे जैसे लोग कर रहे थे कि जनाब अगर ये वजह है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो फिर वहाँ पे आप सूबों के अंदर तो इससे भी ज़्यादा पेंडेंसी है, तो शायद उसको कैटर करने के लिए किया गया है। मैंने जी एक बैरिस्टर सोसाइटी हमारी पाकिस्तान, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में हमने ये चीज इसको देखी थी, समबडी शेडेड, मैंने वो लेटर का कंटेंट देखा, बट ऑफ कोर्स चूंकि वो दुरुस्त है या नहीं वो बात की बात है। देखिए मकसद ये है कि इतनी हेस्ट किस चीज की है, और लेट से अगर ये लगा भी लेते हैं उन जजेस को तो वो वैसे ही एडहॉक जजेस लगेंगे आपके एडहॉक जजेस लगेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो उसको लगाने का फायदा क्या होगा? कल को उन लोगों को जिनको आप अपॉइंट कर रहे हैं, लेट से अगले चीफ जस्टिस साहब आके फॉर सम रीजन कंफर्म नहीं करते, तो वो एक बड़े मोहतरम लोग होंगे जिन्होंने वकालत में अपनी आगे सिस्टम चलाना है, आगे अपनी वकालत करनी है। तो व्हाई डू यू वांट टू अपॉइंट समबडी जिसको आप सियासत की नजर करते हैं? बहुत बहुत अच्छे वकील होंगे जो कि हो सकता है अपॉइंट हो, और हो सकता है कि ऐसे वकील भी हों जो कि अपॉइंट नहीं होने चाहिए। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि लेट द नेक्स्ट चीफ जस्टिस टेक द डिसीजन, जिनके पास एटलीस्ट 3 साल हैं, अस्यूमिंग इस वक्त जो भी सारी सिचुएशन नजर आ रही है, ये जनरली एक मुनासिब काम नहीं होगा कि आप इस तरह इसको बैरिस्टर साहब एक तनाजुर जो कि सोशल मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है कि क्योंकि इस वक्त बड़ी नॉर्मली तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दलदलिया के हवाले से नहीं करनी चाहिए, मगर माजी में इस तरह की लेजिस्लेशन होती रही है और इस तरह के टैक्टिक्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस्तेमाल होते रहे हैं कि लोग शक का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह आज 3 से नून लीग के पहले 3 और आज चौथा एक MNA रिस्टोर कर दिया गया, और वहाँ पे नंबर्स गेम चल रही है कि ये बात चल रही है कि 2/3 अक्सरियत आइनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन दे दी जाए चीफ जस्टिस के और बाकी जजेस के टेन्योर को। तो उन्होंने कहा जी फिर ये वहाँ पे जब फुल कोर्ट की हैयत बदल जाएगी तो पता नहीं क्या इतना आसान हो गया मुश्किल, मगर वो शक कर रहे हैं ये उसी डायरेक्शन की कड़ी है। सर मैं यहाँ पर ये कहूँगा, एक तो जो आपने आज वाला केस जिक्र किया उसमें मैं उनका वकील था और वो उस फैसले से बड़ा इख्तलाफ करता हूँ, पर ऑफ कोर्स फेयर कमेंट कर सकता हूँ उस फैसले का बुनियादी तौर पर, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद एक और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एग्जैक्टली डिफरेंट डिसीजन दिया है और उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दिया। मैं उनके लिए आज हाई कोर्ट में भी पेश हुआ, बल्कि वहां पर भी कोशिश की हमने किसी तरह उसको करवाई जा सके, और अभी मैं रिकाउंट में 1500 से वो हार गए। मकसद ये है, मैं ये कहूंगा कि जितनी मर्जी भी कोशिश कर ली जाए, वो जो एक है ना जी वो मिसाल है, वो जो हमने लतीफा सुना हुआ है कि जो मर्जी कर लो तू जो है ना जी वो नंबरदार नहीं बढ़ता। तो ये बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि ये किसी तरह तरमीम शायद पास ना हो सके। आईनी तरमीम पास करने के लिए एक बड़ी एक्सट्रीम कॉशन और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस चाहिए, और वो शायद मुश्किल हो जाए। कंसंट्रेशन 41 MNAs पे भी की जा रही है जिनका स्टेटस अभी गवर्नमेंट के मुताबिक अनक्लियर है कि जी वो आजाद करते हैं नहीं करते, उनसे कोशिश करके वोट लिया जाए। मैं समझता हूँ ऐसी आईनी तरमीम शायद पास हो भी जाए, फर्ज करें, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, सैंक्टिटी क्या होगी, वो कल को अदालतों में चैलेंज होती है और वो स्ट्राइक डाउन हो जाती है कि क्या कर जाती है। सो मैं ये कह रहा हूं कि आप वो काम करें जो लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो, और लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट भी वो करें। वैसे बैरिस्टर साहब माफ कीजिएगा, उनको जो आप अल्फाज यूज करें ना कि सैंक्टिटी तकरीम आईनी तरमीम बड़ी वो होती है, यहाँ पे वो खलीफा बनने के लिए 11वीं तरमीम करवाई गई थी कि जी उनको जो है खलीफा इस्लाम डिक्लेयर कर दिया जाए, वो इस तरह की तरमीम आइन की होती रही हैं। तो ये तो इसके लिए इस पे तो उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल डिपेंड कर रहा है। मैं कहता हूँ जी अगर लेजिस्लेशन करनी थी या एक जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एनफोर्स करनी थी, आप 90 डेज वाली करते जो कि आइन में लिखा हुआ है। हम आइन की लिखी हुई चीजों से रिजाइल करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सिंपल लेजिस्लेशन से और कवानीन ला के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अचीव कर लें जो कि इम्पॉसिबिलिटी है, और अगर हो भी जाएगा तो उसकी शायद लीगल क्रेडिट्स कोई नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और हर बिल नहीं फ्लोट कर देना चाहिए। ये कोई वो रेस्टोरेंट का बिल नहीं है कि आप 2 मिनट में लाके फ्लोट कर दें। ये पार्लियामेंट के टेबल पर जब आप एक बिल फ्लोट करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, उस पर डिस्कशंस होती हैं। ये तो नहीं है कि आप उसको लाएं और आईनी तरमीम की कोशिश करें और जिसका कोई विजिबल इंपैक्ट भी नजर आ रहा। अगर फर्ज करें ये इशू ये है कि बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं और उनको रिजॉल्व करना है, बिल्कुल वो मसला तो है, और भी तरीके हैं जजेस के नंबर बढ़ाने के, आप अपना सिस्टम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नजर मार रहा था इंडिया में 34 हैं, उनकी 1.25 अरब की आबादी है, मगर उनके यहाँ भी 80,000 के करीब जो है ना उनके यहाँ भी केसेस हैं। अमेरिका में 9 जजेस हैं, मगर खैर उनका निज़ाम
डिफरेंट हैं। उन्होंने 167 के करीब जो है वो अपील्स को अलहदा कर दिया हुआ है, उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 3% कोर्ट जो है ना वो फैसले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सिस्टम रिफॉर्म्स जो की जा सकती है, मगर प्रॉब्लम है कि इस वक्त माहौल नहीं है कि जिसके अंदर ये वाली एक ऑथेंटिक किस्म की रिफॉर्म्स किए जाएं। सर मैं आपको रिफॉर्म्स भी सजेस्ट करता हूँ। सबसे बेसिक और बुनियादी रिफॉर्म्स ये है कि हम 2 महीने 3 महीने की किन चीज की छुट्टियों पर जाती है अदालत। पूरी दुनिया में आपने कभी सुना कि 3 to 15 या 20% काम कर देंगे। दूसरी बात है बेंचेस डेजिग्नेट करते हैं। आप पॉलिटिकल मैटर्स में कोशिश करें कम से कम आए, अगर आते हैं तो उसके लिए स्पेशल बेंच हो जो डेली बेसिस पे उनको जो मर्जी करे। लेकिन जो एक गरीब आदमी की अपील है, जो क्रिमिनल अपील है, वो पता लगता है जी 14 की 15 की लग रही है। लेकिन आज हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज फाइल करती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सुबह जाके अदालत में रिक्वेस्ट करके लगवा भी लेती है। तो जब ये इंसाफ एक आम कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान देखता है तो उसका फिर यकीन उठ जाता है इंसाफ से। वो ये कहता है कि जी मेरी तो अपील लगती नहीं है, अपील लगवाने के तरीके बहुत मुश्किल हैं, आप उनके लिए डेजिग्नेट करें, एक एक दिन में बैठे बेंचेस उड़ाएं, छुट्टियां कम करें। अगर आपने हंगामी बुनियादों पे करना, आप स्टेट एक्सचेकर पर क्यों बर्डन डाल रहे हैं इन जजेस की तनख्वाहों का, इन जजेस की फिर आगे जो है मरात हैं, इनकी आगे पेंशन है, सारा वो ना मत डालिए ना। आप ये 2-3 महीने वाला या एक फास्ट ट्रैक पर बैठ जाइए कि जी हमने जजेस ने कहना है अगर हमारी अदालतें रात को 12 बजे खुल सकती है तो रात 12 बजे तक बैठ के इन अपील्स को खत्म भी कर सकती हैं। आप क्रिमिनल अपील, सिविल अपील्स का बेंच बनाएं और उन्हें कहें जी कि अगले 6 महीने में वी वांट आंसर्स टू दिस। सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, जस्टिस खोसा साहब ने एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, उनके दौर में मॉडल कोर्ट्स बनाए गए थे और उन्होंने बड़ी फास्ट ट्रैक पे ये चीज़ें लगाई थी। पर फिर उसके बाद आपके वकील भाई भी काफ़ी सारे वो मॉडल कोर्ट्स के ऊपर और काफ़ी उन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ करने लग पड़े थे। काफ़ी लोगों को जो है अपनी नौकरियों की फिक्र पड़ गई थी। तो और भी तरीके हैं इसको करने के, मगर मैं चाहूँगा क्विकली, क्योंकि इस वक्त सारी सियासत और सारे ये जो रिफॉर्म्स हैं ये घूम फिर के जो है वो मसला जो जड़ निकलती है वो ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। अब ये पीटीआई भी चली गई है कि जनाब उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उधर गवर्नमेंट भी रिव्यू आना है, छुट्टियां ख़त्म होंगी। तो ये जो मदर फॉल केसेस है उसके मतलब क्या देखते हैं, किधर जा रहे हैं हालात? सर मैं ये समझता हूँ कि इसका तफसीली फैसला जिस दिन भी आता है, अपेरेंटली आई थिंक अनाउंसमेंट है शायद 10th या 11th या मुझे नहीं सुनने में आया कि इन्हीं डेट्स में है। अगर तफसीली फैसला हो जाएगा तो कुछ उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन की बात ही कोई नहीं। जस्टिस शाह साहब की अपनी तकारीर पिछली 2-3 उठा के देख लीजिए, हमने तो वही सुनी है। उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन और कंटेम्प्ट की पावर के ऊपर बात की है और ये कहा है कि कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो कोई भी, तो वो भी आपके सामने है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है आफ्टर दिस डिसीजन, पहले आप बहस कर सकते थे बट आफ्टर दिस डिसीजन उस पर बहस करना, जब सुप्रीम कोर्ट के 11 लोग आपके साथ बैठ के ये बात करें। मैं गालिबन कल परसों एक प्रोग्राम में था तो मेरे साथ एक सियासतदान साहब बहस कर रहे थे कि वो 12 के 12 गलत कह रहे हैं। मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें को अपने 2-4 नुमाइंदे दें, उनको हम एडवोकेट्स लगवाते हैं और वो ये फैसला कर दें। उनको हो सकता है इसका कानून का ज्यादा पता हो, बट एक 11 जजेस ये बात कह रहे हैं कि जनाब की एक बेसिस इस डिसीजन की गलत थी और वो एक गलत डिसीजन की बेसिस पर आपने सारा जो महल है वो खड़ा किया है, उसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करें। और ये भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और आप कहें कि नहीं जी मैंने सिंपल लेजिस्लेशन से, क्योंकि मैं पावरफुल, मैं बार बार कहता हूं आप पावरफुल नहीं है, आइन पावरफुल है, ना सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है। हम सुप्रीम कोर्ट के भी पास्ट एक्शंस को कंडेम करते रहे जब ये आमिरों को इजाजत देते थे आइन अमेंड करने की और बहुत कुछ करने की। और आज पार्लियामेंट भी अगर डिक्टेटोरियल रजीम की तरफ जाएगी तो उसको भी मैं कंडेम करूंगा। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज सुप्रीम एंड व्हिच रेन्स ओवर एवरी अदर डॉक्यूमेंट इन दिस कंट्री एंड एवरी अदर पावर इन दिस कंट्री। सो उसको आप सुप्रीम बनाएं, उसमें जो लिखा है उसको आप करें। अगर आपको फैसला पसंद है आप उसके मुताबिक कानून ले जाते हैं, अगर नहीं पसंद होता आप सिंपल लेजिस्लेशन से भी वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा भी नहीं होगा ना, कल को टेबल टर्न भी होंगे कभी ना कभी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आज कोई पावर में कल कोई पावर में, तो उस टाइम फिर आप कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, ये आज क्या हो रहा है और ये तो जी आज फलां साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो आई पर्सनली डिसएग्री विद दिस। ये प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ विच गवर्नमेंट इज इन पावर, और वो प्रिंसिपल स्टैंड ही चलना चाहिए। ये अचानक लव फॉर जिसे कहते हैं जी डिस्पोजल, लव फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इस तरह नहीं आ सकता। और ये पार्लियामेंट को भी एक दिन आ रहा है और ये साथ ही चीफ जस्टिस साहब को आ जाए तो ये थोड़ा सा जरा मैं समझता हूँ ये मैं आपने मंसूर अली शाह साहब की जो बात की है कि इनको शायद जस्टिस बंदयाल की आदत पड़ गई हुई है क्योंकि वो अमल दरामद नहीं करवा सके थे 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर, उन्होंने तारीख पे छोड़ दिया है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये मौजूदा जजेस की भी सूरत हाल ये हो, शायद ये मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है तमाम जजेस को एक ही तराजू में तोलना। बहुत बहुत
शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके कलमात का। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अमीन पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।